पूरे 5 साल तक इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ बहाने बनाए, काम एक भी नहीं किया। आज जनता त्रस्त है। जनता सवाल कर रही है कि 5 लाख सरकारी नौकरी कहाँ गया? जनता सवाल कर रही है कि बेरोजगारी भत्ता कहाँ गया? जनता सवाल कर रही है कि वृद्धा पेंशन 1000 से 2500 क्यों नहीं हुआ? जनता सवाल कर रही है कि चूल्हा खर्च 2000 कहाँ था? 72,000 रुपए कहाँ थे? और तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। हेमंत सोरेन की सरकार में जो काम होना चाहिए था, जो विकास कार्य होना चाहिए था, सारे के सारे विकास कार्य ठप हैं। इनको देखने वाला कोई नहीं था, इनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। और जिन्होंने इनके खिलाफ आवाज़ उठाया, आपको भी पता है, आज लोबिन हेम्ब्रम जो है झारखंड जेएमएम से बाहर है, चंपई सोरेन जो जेएमएम से बाहर है, सब के सब लोग भारतीय जनता पार्टी में है। 2019 का विधानसभा चुनाव और ये 24 का चुनाव है। अमित मंडल जी व्यक्तिगत रूप से क्या फर्क देख रहे हैं और रुझान क्या लग रहा है आपको? इस बार एनडीए पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और इंडिया गठबंधन के जो पुराने खिलाड़ी हैं वो आज फिर मैदान में हैं। तो जब पुराने खिलाड़ियों को एक भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पटखनी दे दी थी, तो आज तो एनडीए वर्सेस जब इंडिया होगा, तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि आजसू का भी फायदा हम लोगों को मिलेगा, जदयू के कैडर का भी फायदा हम लोगों को मिलेगा, सरकार के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका भी फायदा हम लोगों को मिलेगा। संजय यादव के अनुसार जो है ये बिल्कुल उल्टा है। बोल रहे हैं कि आपका जनता से बहुत ज्यादा जुड़ाव नहीं रहा है। धरातल पर आप विधानसभा में लोगों के बीच आपका पकड़ उतना मजबूत नहीं है जितना उनका है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। संजय यादव जी ने कोरोना काल में एक भी ऐसा फोटो दिखा दे कि वो सड़क पर हैं और कोरोना काल में जाकर लोगों की जो है मदद कर रहे हैं, तब मैं समझूंगा कि संजय यादव जी के इस दावे में कुछ सच्चाई है। अन्यथा वो मेरे विरोधी हैं और उनका काम है मेरी खामियां निकालना। आज की डेट में अमित मंडल को कोई ये नहीं कह सकता है कि अमित मंडल की वजह से गुंडागर्दी है, अमित मंडल की वजह से जनता को अपमानित होना पड़ रहा है क्योंकि अमित मंडल का कैरेक्टर खराब है, या अमित मंडल किसी से ठीक से व्यवहार नहीं करता, बात नहीं करता। घूम फिर के बस एक ही मुद्दा रह जाता है कि अमित मंडल का जनता में पकड़ नहीं, ये तो जनता बताएगी। पर आरोप लग रहा है अमित मंडल जी, आप जब कल भाषण दे रहे थे वहाँ पर, तो आप हालांकि ये आरोप जो है बीजेपी पर लगता आया है कि जब भी चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे, धर्म के नाम पर जो है वोट मांगना, धर्म के नाम पर लोगों को वर्गलाना। कल भी आप जो है कुछ ऐसा ही बोल रहे थे कि हेमंत सोरेन नहीं, बिल्कुल हेमंत अंसारी हो गए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ का जो है समर्थन कर रहे हैं। तो अमित मंडल जी मुद्दा के नाम पर वोट नहीं मांग करके हिंदू मुस्लिम बाकियों की तरह कर रहे हैं। बहुत प्यारे मंत्री हैं इरफान जी, वो कह रहे हैं कि इनका नाम अब हेमंत सोरेन नहीं हेमंत अंसारी है। ये तो उनका स्टेटमेंट है, मैं तो उसकी बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा बात ही नहीं है। मैंने कहा बांग्लादेशी घुसपैठिए, और बांग्लादेशी घुसपैठिया मतलब कोई जात धर्म नहीं होता है, उसका कोई चेहरा नहीं है, कोई ऐसे ब्लैक एंड वाइट नहीं कहा जा सकता है कि मैं किसी धर्म को टारगेट कर रहा हूँ। हम लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं आज की डेट में झारखंड समेत पूरे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है, इसलिए क्योंकि वो बांग्लादेश के रास्ते, बंगाल के रास्ते आते हैं, झारखंड में राशन कार्ड बनाते हैं, यहाँ के खतियानियों का, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनका वो हक मारते हैं। और जब हक मारते हैं तो निश्चित तौर पर आवाज़ हम लोग उठाएंगे। पढ़े लिखे होने के बाद भी जो है धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर और भगवा की बात कर रहे हैं सार्वजनिक मंचों से। देखिए, मैं हिंदू हूँ और मैं गर्व के साथ करता हूँ कि मैं हिंदुत्व का प्रचार करता हूँ। हिंदुत्व की जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, जो नीतियाँ हैं, लोगों को बताने का काम करता हूँ। और अगर ऐसा करने से मुझे लगता है कि किसी के धर्म आस्था को मैं ठेस पहुंचाता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है। अमित मंडल जी का भी वही सोच है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई। मैं तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मैं तो चाहता हूं हिंदू मुस्लिम एक थाली में खाए, भाई भाई तो दूर की बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हिंदुत्व को कोई दबाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी या कांग्रेस पार्टी या राजद पार्टी साजिश रचेगी तो हम चुप रहें। नमस्कार, गोड्डा विधानसभा घूम रहा हूं। आप देखिए कि 20 तारीख को जो है गोड्डा में वोटिंग है। हमारे साथ एनडीए के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार अमित मंडल जी हैं, वर्तमान में विधायक हैं। 5 साल खत्म हो गया है, ये वक्त है एक बार फिर से जो है जनता की अदालत में ताज पहनाने का। ताज जनता किसे पहनाएगी ये तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन 5 साल में जो वर्तमान विधायक हैं अमित मंडल जी गोड्डा विधानसभा से, जिनको 2019 में जनता चुन करके विधानसभा भेजी थी, वो 5 साल गोड्डा विधानसभा के लिए क्या किए, गोड्डा में क्या फैक्टर हैं इस बार, क्या समीकरण है, एक बार फिर से जो है जनता किसके साथ है, यहाँ पर कितना काम हुआ है, उन सारे बिंदुओं पर बारी बारी से बात करेंगे। हमारे साथ अमित मंडल जी है। अमित मंडल जी, बहुत स्वागत है और आप नॉमिनेशन भी कर लिए हैं, बहुत बधाई।
अब पार्टी ने एक बार फिर से आप पर भरोसा भी जताया, दोबारा आपको जो है मौका मिला है। पहले तो कि मंडल जी क्या तैयारी है और कितने तैयार हैं आप? देखिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव के दृष्टिकोण से 24 घंटे तैयार रहती है, 365 दिन तैयार रहती है। हम लोगों की तैयारी 2019 से ही शुरू थी और 2019 में आपको पता होगा कि 2020 में जिस प्रकार से कोरोना काल का वक्त आया था, उस समय से हम लोगों ने ये निश्चय लिया था कि हम लोग घर में नहीं बैठेंगे और यही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे और भारतीय जनता पार्टी का विधायक था कि जब सड़क पे कोई नहीं था तो हम लोग घर घर जाकर राशन बांट रहे थे, मास्क बांट रहे थे, हॉस्पिटल्स में जा रहे थे, ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करा रहे थे और तमाम जनता से विषम परिस्थिति में कांटेक्ट कर कर हम लोगों ने उनकी जो भी संभव प्रयास हुआ, मदद हुआ, हम लोगों ने किया। तो चुनाव के दृष्टिकोण से हम लोगों ने वो काम नहीं किया था, हम लोगों ने अपनी तैयारी के दृष्टिकोण से काम वहाँ से शुरुआत की थी। ये हेमंत सोरेन की सरकार आई, खजाना खाली है का बहाना किया, भारतीय जनता पार्टी सरकार काम करने नहीं दे रही है का बहाना किया, अस्थिर सरकार थी। पूरे 5 साल तक इस सरकार ने सिर्फ और सिर्फ बहाने बनाए, काम एक भी नहीं किया। आज जनता त्रस्त है, जनता सवाल कर रही है कि 5 लाख सरकारी नौकरी कहाँ गया? जनता सवाल कर रही है कि बेरोजगारी भत्ता कहाँ गया? जनता सवाल कर रही है कि वृद्धा पेंशन 1000 से 2500 क्यों नहीं हुआ? जनता सवाल कर रही है कि चूल्हा खर्च 2000 कहाँ था? 72,000 रुपये कहाँ थे? और तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं और जो जनता के मन से जो आवाज़ आ रही है, मैं आपके चैनल से बताऊंगा कि आज जनता आगे है और नेता ही पीछे रह जाएंगे इस सरकार को बदलने के लिए। 2019 का विधानसभा चुनाव और ये 24 का चुनाव है। अमित मंडल जी व्यक्तिगत रूप से क्या फ़र्क देख रहे हैं और रुझान क्या लग रहा है आपको? देखिए गोड्डा का हमेशा चुनाव जो एक मायने से देखा जाए कि कॉन्टेस्ट रहता है, इससे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। 2016 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, 2014 में हम लोगों ने चुनाव लड़ा, उस समय त्रिकोणीय मुकाबला होता था और त्रिकोणीय मुकाबला में जब जेएमएम यहाँ से अपना प्रत्याशी देता है तो 15, 16, 17 हज़ार वोट उनको भी मिलता है। 2019 में महागठबंधन हुआ, मजबूती के साथ महागठबंधन ने चुनाव लड़ा, जो जेएमएम का वोट था 17,000 वो महागठबंधन की तरफ शिफ्ट हुआ, तो शिफ्ट हुआ तो उनका वोट प्रतिशत बढ़ गया। ये कोई संजय यादव जी या राजद का वोट प्रतिशत नहीं बढ़ा, ये महागठबंधन का वोट प्रतिशत बढ़ा। आज भी अगर महागठबंधन नहीं होता है तो फिर वो 50,000 वोट पे ही आ जाएंगे। महागठबंधन का वोट जैसे शिफ्ट हुआ तो मामला और भी कॉन्टेस्ट में वाला हो गया। लोकसभा विधानसभा में दोनों में देखेंगे कॉन्टेस्ट रहा। बावजूद इसके एक भारतीय जनता पार्टी अकेले और इतनी महागठबंधन कांग्रेस देखा जाए, फिर उसके बाद राजद देखा जाए, जेएमएम देखा था, सबने एक साथ चुनाव 2019 का लड़ा था और फिर भी हम लोग 5,000 वोट से यहाँ जीते थे। वहाँ पे कोई निर्दलीय प्रत्याशी भी जो खड़े हुए वो मेरा ही वोट काट के ले गए। लेकिन इस बार का जो समीकरण है वो अलग है समीकरण। इस बार एनडीए पूरे मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहा है और इंडिया गठबंधन के जो पुराने खिलाड़ी हैं वो आज फिर मैदान में हैं। तो जब पुराने खिलाड़ियों को एक भारतीय जनता पार्टी ने उस समय पटखनी दे दी थी, तो आज तो एनडीए वर्सेस जब इंडिया होगा तो निश्चित तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि आजसू का भी फायदा हम लोगों को मिलेगा, जदयू के कैडर का भी फायदा हम लोगों को मिलेगा, सरकार के प्रति जो एंटी इनकम्बेंसी है उसका भी फायदा हम लोगों को मिलेगा। और अमित मंडल ने जो प्रयास किया है कोरोना काल से जनसंपर्क का, लोगों के बीच में जाने का, मुझे ऐसा लगता है कि लोग जनता इस चीज़ को देख रही है और उसका भी भरपूर साथ समर्थन आशीर्वाद मुझे आने वाले चुनाव में दिख रहा है, मिलेगा। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ जो मार्जिन 5,000 हम लोगों का था इस बार 20,000 होगा। अमित मंडल जी आपने जनसंपर्क की बात कही, लेकिन संजय यादव के अनुसार जो है ये बिल्कुल उल्टा है। बोल रहे हैं कि आपका जनता से बहुत ज़्यादा जुड़ाव नहीं रहा है। धरातल पर आप विधानसभा में लोगों के बीच आपका पकड़ उतना मजबूत नहीं है जितना उनका है, ऐसा वो दावा कर रहे हैं। नहीं देखिए, अब फेसबुक का ज़माना है। अब शायद आप उनका इंटरव्यू करके आए होंगे तो अब फिर जाएंगे करने तो ये ठीक नहीं होगा। लेकिन आप उनसे ये सवाल ज़रूर कीजिए, जब कोरोना का वक्त था तो कोरोना के वक्त में संजय यादव ने किस किस मोहल्ले में जाकर चावल बांटा, बस इतना आप उससे सवाल कीजिए। जब कोरोना का वक्त था, विषम परिस्थिति थी, तो संजय यादव जी ने किस किस घर में जाके मास्क बांटा, किस किस घर में जाकर जो है राहत सामग्री पहुंचाए, किन किन प्रवासियों को देखने वो क्वारंटीन सेंटर में गए। ये तो कोई भी आदमी कर सकता है, इसमें विधायक होना, सांसद होना वाली बात तो है नहीं। तो आप वहाँ से शुरू करें।
कि संजय यादव जी ने कोरोना काल में एक भी ऐसा फोटो दिखा दे कि वो सड़क पर हैं और कोरोना काल में जाकर लोगों की जो है मदद कर रहे हैं, तब मैं समझूंगा कि संजय यादव जी के इस दावे में कुछ सच्चाई है। अन्यथा वो मेरे विरोधी हैं और उनका काम है मेरी खामियां निकालना। आज की डेट में अमित मंडल को कोई ये नहीं कह सकता है कि अमित मंडल की वजह से गुंडागर्दी है, अमित मंडल की वजह से जनता को अपमानित होना पड़ रहा है क्योंकि अमित मंडल का कैरेक्टर खराब है, या अमित मंडल किसी से ठीक से व्यवहार नहीं करता, बात नहीं करता। घूम फिर के बस एक ही मुद्दा रह जाता है कि अमित मंडल का जनता में पकड़ नहीं। ये तो जनता बताएगी। जनता 2019 में अगर मुझे जिताई तो पकड़ तो मेरा था, 2016 में जिताई तो पकड़ मेरा था, 2014 में जिताई तो पकड़ तो मेरा था। वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि यदि आप ये कहते हैं कि जनता के बीच में नहीं जाता, मैं ऑन रिकॉर्ड दावे के साथ कहता हूं कि यदि आप एक भी फोटो गोड्डा की सड़क पे अपने घर के आगे एक फोटो आप भले ही दिखा सकते हैं, क्योंकि पूरे कोरोना काल में एक ही बार बस आपने आलू बांटा, लेकिन एक भी फोटो गोड्डा की सड़क पे आप दिखा देंगे कोरोना काल में आपने ये काम किया, तो मैं समझूंगा कि आपके इस दावे में कुछ सच्चाई है। अन्यथा आप बयानबाजी ही करते रह जाएंगे और निश्चित तौर पर आप कभी अमित मंडल जिंदाबाद नहीं करेंगे। तो ये तो आपका हक बनता है, ये हक और लिबर्टी मैं आपको देता हूँ। आप पर आरोप लग रहा है अमित मंडल जी, आप जब कल भाषण दे रहे थे वहाँ पर, तो आप हालांकि ये आरोप जो है बीजेपी पर लगता आया है कि जब भी चुनाव आता है तो हिंदू मुस्लिम के मुद्दे, धर्म के नाम पर जो है वोट मांगना, धर्म के नाम पर लोगों को वर्गलाना। कल भी आप जो है कुछ ऐसा ही बोल रहे थे कि हेमंत सोरेन नहीं बिल्कुल हेमंत अंसारी हो गए हैं, बांग्लादेशी घुसपैठ का जो है समर्थन कर रहे हैं। तो अमित मंडल जी मुद्दा के नाम पर वोट नहीं मांग करके हिंदू मुस्लिम बाकियों की तरह कर रहे हैं, ये आरोप लग रहा है आप पर। पता नहीं, अब हो सकता है फिर लालटेन साहब ने आरोप लगाया होगा, लेकिन ये मेरा बात नहीं था कि हेमंत अंसारी हुई। आपको भी पता होगा हमारे एक बहुत बहुत प्यारे मंत्री हैं इरफान जी, वो कह रहे हैं कि इनका नाम अब हेमंत सोरेन नहीं हेमंत अंसारी है। ये तो उनका स्टेटमेंट है, मैं तो उसकी बात को रिपीट कर रहा हूँ, ये मेरा बात ही नहीं है। मैंने कहा बांग्लादेशी घुसपैठिए, और बांग्लादेशी घुसपैठिया मतलब कोई जात धर्म नहीं होता है, उसका कोई चेहरा नहीं है, कोई ऐसे ब्लैक एंड वाइट नहीं कहा जा सकता है कि मैं किसी धर्म को टारगेट कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि आपके घर में अगर दो भाई है, ऐसा तो नहीं है कि एक भाई है आपका ज़्यादा जायदाद ले लेगा, दूसरा भाई को कम जायदाद मिला, दोनों को बराबर बंटना चाहिए। यदि कोई किसी का शेयर लेगा तो उसके लिए आवाज़ उठानी चाहिए। वही तो हम लोग कर रहे हैं। हम लोग कह रहे हैं कि बांग्लादेशी घुसपैठिए जो हैं आज की डेट में झारखंड समेत पूरे हिंदुस्तान में प्रॉब्लम है, इसलिए क्योंकि वो बांग्लादेश के रास्ते, बंगाल के रास्ते आते हैं, झारखंड में राशन कार्ड बनाते हैं, यहाँ के खतियानियों का, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, उनका वो हक मारते हैं। और जब हक मारते हैं तो निश्चित तौर पर आवाज़ हम लोग उठाएंगे। आवाज़ इसलिए उठाएंगे क्योंकि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि हम लोगों का इंटरनल सिक्योरिटी मजबूत रहे। इसमें राज्य सरकार को भी कोऑपरेट करना चाहिए। तो इसमें कोई हिंदू मुस्लिम वाली बात ही नहीं है। बात तो यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठियों की हो रही है, हिंदू मुस्लिम वाला तो बात ही नहीं है। आप भी अगर आप अल्पसंख्यक समाज में जाएंगे, बसंतराय में जाएंगे, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का विधायक भी है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी हैं। तो इनसिक्योरिटी वाली बात होगी, हिंदू मुस्लिम वाली बात होगी, तो सबसे ज़्यादा इनसिक्योर तो फिर गोड्डा में लोगों को रहना चाहिए। लेकिन आप अगर बसंतराय, जो मेरा प्रखंड है मेरे विधानसभा अंतर्गत, वहाँ पे भी जाकर अगर अल्पसंख्यक समाज से पूछेंगे तो अल्पसंख्यक समाज यही करेगा कि अमित मंडल के शासनकाल में इसका कोई कार्यकर्ता गुंडागर्दी नहीं करता है, चौक चौराहे शांत है, यहाँ पर गुंडों को अमित मंडल बर्दाश्त नहीं करता है और धर्म के नाम पर लड़ाने का काम अमित मंडल नहीं करता। ये अल्पसंख्यक समाज के लोग खुद आपको बताएंगे। 7.5 साल का कार्यकाल है आपका। जब आपके पिताजी का देहांत हो गया था, उपचुनाव आपने जीता, फिर दोबारा से विधानसभा के चुनाव में आपको जनादेश मिला। अमित मंडल जी ये बोल रहे हैं कि 7.5 साल में अमित मंडल अपने मुद्दों को एक बार गिनवा दे, अपने काम को गिनवा दे कि हाँ ये मैंने काम किया है, इस पर ही मुझे वोट कीजिए, ना कि और भी जो मुद्दे वो चल रहे हैं। बोल रहे हैं कि कोई 3-4 काम बढ़िया जो वो किए हों अपने से अमित मंडल जी। सबसे अच्छा और सबसे मजबूत और सबसे ईमानदार काम मैंने किया है कि गोड्डा के चौक चौराहों को मैंने शांत कर दिया है। आज गोड्डा के चौक चौराहे पे गुंडागर्दी नहीं है। आज गोड्डा के व्यवसायी हैं जो निश्चिंत होकर अपना काम कर सकते हैं। आज गांव में मेरे कार्यकर्ता लाठी लेके किसी को मारते नहीं हैं। आज गांव का ये माहौल है कि वहाँ पे घर घर में लड़ाई लड़ाने का काम भारतीय जनता पार्टी और अमित मंडल नहीं करता है। 2014 के पहले गोड्डा की स्थिति ऐसी नहीं थी। मैं तो सबसे ज़्यादा रेट करूंगा इस चीज़ को कि मैंने शांति का माहौल गोड्डा में स्थापित किया है। रोड, नाली, पुल पुड़िया, सड़क
सब सरकार बनाएगी, किसी में कम बनेगा, किसी में ज़्यादा बनेगा, लेकिन जो कल्चरल चेंज है गोड्डा में, वो कल्चरल चेंज लाने का काम अमित मंडल ने किया। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि जितनी भी बातें मैंने आपको कहा, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट यहाँ के समाज को पड़ता है। ये तो हुआ आपका ऐसी डेवलपमेंट या ऐसा काम जो कि आपको दिखता नहीं है, आप लेकिन महसूस कर सकते हैं। विकास की कार्य आप लीजिए, गोड्डा में इतना बड़ा पावर सब स्टेशन बना। 2014 के पहले हर दिन ब्लैकआउट होता था, यहाँ पर लाइट 3-4 दिन तक होती नहीं थी, ट्रांसफार्मर जलने के नाम पर पैसे की उगाही होती थी। आज पीडब्ल्यूडी सड़क की बात ले लिए, पीडब्ल्यूडी सड़क चाहे गांधी ग्राम से लेके चांदनी चौक का हो, कन्भारा से लेके चांदनी चौक का हो, बसंतराय से लेके पथरगामा का हो, चाहे राजा भिट्टा से लेके पथरगामा बाजार का हो, और दुमही बसंतराय जिस सड़क से आप आए उसकी हो, इसका भी टेंडर निकल गया। और बाकी जितना जो सड़क का गिनवाया है मैंने कार्यकाल, काम वो पूरा कंप्लीट है। यानी कि मेरे विधानसभा में कोई पीडब्ल्यूडी सड़क अब बचा ही नहीं। बाईपास की बात कर लीजिए, गोड्डा को नया बाईपास मिला है, बाईपास का काम भी शुरू है। उसके बाद आप वियर की बात कर लीजिए, बड़े बड़े वियर का हम लोगों ने काम कराया है। और मेरे कार्यकाल में गोड्डा सेकंड नंबर पे पूरे इंडिया में हुआ है जल संरक्षण के मामले में। इसका मतलब काम तो धरातल पे हुआ है, और काम अगर नहीं हुआ होता तो यहाँ की जनता फिर मुझे चुनती ही नहीं। वो तो उनका मुद्दा है, क्योंकि वो ओपोनेंट हैं तो वो बोलेंगे ही कि काम नहीं हुआ है, लेकिन जनता को ये डिसाइड करना है काम हुआ है कि नहीं हुआ है। उनका मैं काम आपको गिना दूं, आप जिस रोड से आए हैं, दुमुही से बसंतराय वाला रोड, आप बता दीजिए कि ऐसा छोटा सड़क आपने झारखंड में कहीं देखा है क्या? पीडब्ल्यूडी सड़क 3.5 मीटर का, एक तरफ से गाड़ी आता है तो दूसरे तरफ से गाड़ी को जाने का मौका नहीं मिलता। ये उनका काम है। 2014 में ये सड़क का निर्माण हुआ था, और 14 में सड़क का निर्माण पीडब्ल्यूडी का होने के बाद आपको भी पता है 3 साल के लिए लॉक हो जाता है। और फिर जब हेमंत सोरेन की सरकार आई थी तो हेमंत सोरेन ने इस पाप में फिर एक पाप किया और फिर उसको स्मूथ कर दिया, और उसमें फिर 3 साल का लॉक कर दिया। अब जाके मैंने अथक प्रयास के बाद ये लास्ट जो मेरा पीडब्ल्यूडी सड़क है, उस सड़क को मैंने चौड़ीकरण मजबूतीकरण के लिए पास कराया है। 100 करोड़ का पास हुआ है। तो ये उपलब्धि है। ये अब उनको नहीं दिख रहा है, ये तो उनकी समस्या है। वो तो कह रहे हैं कि 2016 में जब वो विधायक बने थे, 2016 में जब वो विधायक बने थे, जब मैं विधायक बना था, तो उस समय का भी काम उन्होंने ही किया है। अब आप बताइए कि 18 में जब मैं विधायक था तो उन्होंने कैसे चांदनी चौक से गांधीग्राम का सड़क बना दिया। अभी 24 में मैं विधायक हूं तो वो बोल रहे हैं कि ये सड़क मैंने पास करा दिया। अब बोलने का तो कुछ भी कह सकते हैं। मैं तो जानता हूं एक फैक्ट और, कि ताजमहल जो आगरा में बना वो भी संजय यादव जी ने बनाया है, और कुतुब मीनार जो दिल्ली में बना वो भी उन्हीं का निर्माण किया हुआ है। कितने कॉन्फिडेंट है? पिछले बार 87,000 अमित मंडल जी आपको वोट मिला था, 4,000 5,000 के मार्जिन से आप जीते थे। इस बार क्या कॉन्फिडेंस बोल रहा है आपका, और आपका आकलन क्या बता रहा है? देखिए, कॉन्फिडेंस तो जनता से आता है। जिस प्रकार कल नामांकन हुआ था और जिस प्रकार से गोड्डा की जनता जो है सड़क पे थी, जिस प्रकार से उनका उत्साह देखने को मिला था, उनका प्यार देखने को मिला था, मैं एक बात आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है। और जनता जब तक परिवर्तन के मूड में होगी तो उत्साह आपको सड़क पर दिखेगा, और वो उत्साह कल मैंने जनता के चेहरे पे देखा। फील्ड विजिट जब मैं कर रहा हूँ, वो उत्साह मुझे जनता के चेहरे पे दिख रहा है। और निश्चित तौर पर मैं ये कह सकता हूँ कि झारखंड की सरकार को बदलने की नीयत से इस बार जनता वोट करेगी, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने के लिए इस बार जनता वोट करने वाली है। एक आरोप आप पर यह भी लग रहा है, जो संजय प्रसाद यादव के जो बेटे हैं रजनीश, वो एक इंटरव्यू में बातचीत में बोल रहे थे कि जो काम आपको मिला, जो भी टेंडर आपको मिला, वो आपके अपने चहीतों को ही आपने दिया। वो 4-5 चहीते ही जो है आपके इर्द गिर्द घूमते रहे, बोल रहे कि नॉमिनेशन होने दीजिए, मेरा पूरा लिस्ट निकाल के हम तैयार रखे हैं। कौन सा काम? उससे आप अगली बार जब लिस्ट निकालेगा तो उससे पूछ लीजिए कौन सा काम है ऐसा। जो जैसा करता है उसकी सोच वैसी होती है। बगल में ही आप जाइएगा, कोरका चकवा एक पुल है जो संजय यादव जी के भाई दिव्या कंस्ट्रक्शन ने बनाया। 14 के बाद 15 में वो धराशायी हो गया। तो उनको ऐसा लग रहा है कि जो उन्होंने किया सब वैसा ही कर रहे हैं। मैं अपने तरफ अच्छाइयाँ देखूंगा तो मुझे हर जगह अच्छाई दिखेगी, अपने तरफ मैं बुराइयाँ देखूंगा तो मुझे हर जगह बुराई दिखेंगी। यह हवाई बात है, इसमें कोई दम दशा नहीं है। अगर काम है तो कौन सा काम है ये बता दे। विधायक निधि का काम को अगर कोई मेरा कार्यकर्ता कहता है तो स्वाभाविक सी बात है वो अभिकर्ता के माध्यम से होता है, जेई के माध्यम से होता है। तो
मुद्दा कुछ है नहीं। मुद्दा बनाने का जब प्रयास आदमी करता है तो उसमें कहीं ना कहीं वो ऐसी बातों का जिक्र करने लग जाता है जिसका कोई तथ्य नहीं है, आधार नहीं है, जिसका बेस नहीं है। तो बेसलेस बात करने वाले लोग जो काम ही नहीं किए हैं तो वो बेसलेस बात करेंगे ही करेंगे। जिन्होंने काम किया है तो काम किया है तो उसके काम को गिनवाएंगे, ना किसी दूसरे की बुराई को गिनवाएंगे। वो बोल रहे हैं कि इंटरव्यू मैंने किया था उनका, तो वो बातचीत में बोल रहे थे कि आप लोग जो है हेमंत सोरेन की जो योजनाएं हैं, महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं, उससे घबरा गए हैं। खास करके मैया सम्मान योजना है, अबुआ आवास है, ऋण माफ़ी हो, बिजली बिल की माफ़ी हो, चाहे वो आपका जिस तरीके से और भी जो योजनाएं चल रही है, बोल रहे हैं आप लोग इससे एकदम घबरा गए हैं और जाकर के जनता को मैनिपुलेट कर रहे हैं। बोले एकदम बर्दाश्त नहीं हो रहा। देखिए बर्दाश्त हो तो गोगो दीदी योजना लेकर चले आए। देखिए, मैं तो चाहूँगा जो मैं अभी आपको एक उदाहरण दे रहा हूँ उसको अपने आप जब आप शुरू में इंट्रोडक्शन करते तो उसमें भी चलाएं। मैया सम्मान योजना के कारण आज घर घर में लड़ाई लग गया है। इसलिए लड़ाई लग गया है क्योंकि सास कह रही है कि 6 महीना से मेरा वृद्धा पेंशन का जो पैसा है वो हेमंत सोरेन की सरकार नहीं दे रही है, और उसी का 1,000 रुपया उठाकर वो मैया सम्मान योजना में डाल रही है। सास कह रही है ये मेरा पैसा है, पुतहू कह रही है ये मेरे अकाउंट में आया इसलिए मेरा पैसा है। अब बताइए, जिस सरकार में ऐसी स्थिति परिस्थिति होगी कि 6 महीने से वृद्धा पेंशन नहीं मिलेगा और वही पैसा को सर्कुलेट करके वो मैया सम्मान योजना में डाल देंगे, इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर, तो फिर मैया सम्मान योजना से घबराने की बात कहाँ है। मैया सम्मान योजना तो सबसे बड़ा जो विफलता अगर कोई इस हेमंत सोरेन का सरकार है वो मैया सम्मान योजना में, इसलिए क्योंकि आपने इतनी घोषणाएं की, एक भी घोषणा आपने पूरा नहीं किया। लास्ट में आपने वोटरों को लुभाने के लिए 1,000 का सगुफा छोड़ा, वो भी ऐसा सगुफा छोड़ा कि आपका 6-6 महीने से वृद्धा पेंशन बंद है, 6-6 महीने से हरा कार्ड का चावल बंद है, आपकी हर एक योजनाएं विफल है। उसमें आपने 1 महीना मैया सम्मान डाल के कल ही अब सूचना आई है कि मैया सम्मान योजना का किस्त जाना बंद हो जाएगा। तो आप समझ सकते हैं जो सरकार खजाना खाली का बहाना करके आई थी वो सरकार आपको कितना फायदा दे सकती है। हेमंत सोरेन का कोई भी फ्लैगशिप प्रोग्राम आज की डेट में विफल है। हरा कार्ड, जो हरा कार्ड उन्होंने लागू किया था, आज 1 साल से लोगों का हरा कार्ड में चावल नहीं है। आज वृद्धा पेंशन, सर्वजन वृद्धा पेंशन उन्होंने चालू किया था, 6-6 महीना से सर्वजन वृद्धा पेंशन नहीं है। धोती साड़ी योजना क्या हुआ, आज बट रहा है नहीं बट रहा है किसी को नहीं पता। पेट्रोल सब्सिडी, डीजल सब्सिडी मिल रहा है नहीं मिल रहा है किसी को नहीं पता। बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है नहीं मिल रहा है किसी को नहीं पता। तमाम ऐसे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स हैं जो हेमंत सोरेन की सरकार है, जो आज तक धरातल में है ही नहीं, वो सिर्फ और सिर्फ जो है वो पेपर का एक हिस्सा, कॉलम बन के रह गई है। आपने बोला कि 75% लोगों को आरक्षण देंगे। आप बताइए, अभी जो नौकरियां हुई, राजस्थान के लोग जो आ गए, मैं इसका विरोध नहीं करता हूँ कि कोई कहीं से आए, लेकिन 100 में से 50 आदमी तो राजस्थान का ही था, जो आपका ही फॉलोअप का ही मतलब बाहरी बाहरी बोल रहे हैं। फॉलोअप बाहरी था। तो आपका 75% पॉलिसी का फिर क्या हुआ? फिर वो तो फिर कोई काम का नहीं रहा। आपने कहा था कि हम लोग नियोजन नीति बनाएंगे, अभी आज की डेट में किसकी नियोजन नीति है? आपने कहा स्थानीय नीति बनाएंगे, आज की डेट में स्थानीय नीति किसकी है? आपने कहा 1932 का खतियान ले जाएंगे, आज 1932 का खतियान कहाँ है? तमाम ऐसे मुद्दे हैं। पॉलिसी पैरालिसिस एक तरह से कहा जाए इस झारखंड सरकार में हो गया। तो इतनी सब चीज़ें हैं, तो फिर मैं इसमें बहस किसी व्यक्ति से क्यों लड़ाऊं कि हेमंत सोरेन ने क्या किया कि नहीं किया। ये तो जनता को अब डिसाइड करना है कि क्या किया कि नहीं किया। मुझे तो लगता है कि 2 महीने का क्रैश कोर्स करके जो व्यक्ति लंदन से आया उसका दिमाग भी क्रैश हो गया है। इस तरह की बातें अगर करता है तो मुझे लगता है कि इस समय कोई तथ्य नहीं है, आधार नहीं है, विरोधी है इसीलिए बोल रहे हैं, बाकी जनता जान रही है कि क्या समस्या दिक्कत है। गोड्डा विधानसभा को मैं जितना समझ पाया हूँ और यहाँ की लोगों की जो एक तरह की बोले तो समस्या है, वो बुनियादी समस्या है। बोले कि यहाँ पलायन की जो समस्या है, और भी चाहे वो पेयजल की हो या फिर और भी जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, पलायन रोकने के लिए और इन समस्याओं का निराकरण के लिए अमित मंडल जी ने अपने स्तर से कितना प्रयास किया और कितना सफल हो पाए? देखिए, पलायन रोकने की जो समस्या है वो सरकार के स्तर से होती है। सरकारी स्कीम आता है, सरकारी प्रोग्राम आता है, सरकारी एजेंडा आता है, उसका एक अमित मंडल या सिटिंग विधायक हिस्सा होता है। झारखंड की जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, जॉब क्रिएशन को लेकर सबसे बड़ा काम अभी मेरे विधानसभा में हुआ है, वो अडानी पावर प्लांट का सेटअप है। ये अडानी पावर प्लांट का सेटअप पहले मेरे विधानसभा के दूसरे कोने में होना था। वहाँ लोगों ने कहा कि हम लोग नहीं चाहते हैं कि यहाँ इस प्लांट का सेटअप हो। मैंने रघुवर दास से बात की, रघुवर दास से बात करके इसको दूसरे जगह मोतिया में शिफ्ट कराया। आज
अडानी पावर प्लांट अप एंड रनिंग है और उसमें जो भी वैकेंसियाँ निकल रही है या फिर जो भी उसमें नियोजन हो रहा है तो उसमें लोग, यहाँ के स्थानीय लोग भी उसमें एकोमोडेट होते लेकिन हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि उस अडानी पावर प्लांट में जो है 75% लोग बाहरी हैं। सिर्फ नाम का सिर्फ झारखंड की जमीन को यूज किया गया है, रोजगार बाहर के लोगों को दिया जा रहा है। 75% लोग बाहरी हैं, तो ये तो सबसे बड़ी विफलता अब हेमंत सोरेन की सरकार की है। आपने 75% का जो प्रावधान किया था, पॉलिसी बनाया था, वो नाकाम है, निकम्मी है। जब 75% का बिल आप ला रहे थे तब अमित मंडल ने ही विरोध किया था उसका, कि आपने सब चीज को उससे हटा दिया, आपने उसमें कॉन्ट्रैक्ट वाला कंपनी को क्यों नहीं जगह दिया। आज तो कॉन्ट्रैक्चुअल वर्क हो रहा है वहां पे, तो उसको तो आपको देना चाहिए था। आपने तो उसको 75% वाली पॉलिसीज में डाला नहीं, तो आपकी पॉलिसी की प्रॉब्लम है ये तो हेमंत सोरेन की प्रॉब्लम है, हेमंत सोरेन की दिक्कत है कि आपने अपने मैनिफेस्टो में कहा कि 75% को आरक्षण देंगे, आज क्यों नहीं मिल पा रहा है आरक्षण, ये तो हेमंत सोरेन को बताना, ये तो हेमंत सोरेन की विफलता है। चलिए, गोड्डा से कुछ सवाल ले लेते हैं, गोड्डा विधानसभा से ले लेते हैं। स्कूल हो, अस्पताल हो, सड़कें हो, बिजली हो, पानी हो, इसको लेकर के अमित मंडल जी ने अपने आप को कितना मार्क्स देना चाहेंगे? कितना संतुष्ट हैं आप कि हाँ, हमारे गोड्डा विधानसभा में जो सरकारी स्कूलें हैं या अस्पतालें हैं, जो गरीबों के लिए जो जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं, वो देने में आप सफल रहे? देखिए, मैं आपको कुछ उदाहरण देता हूँ, आंकड़ा बता देता हूँ। मैंने पहले बोला कि पीडब्ल्यूडी सड़क के मामले में गोड्डा विधानसभा में अब 0 पीडब्ल्यूडी सड़क बचा हुआ है। सारे के सारे पीडब्ल्यूडी सड़क हम लोगों ने बना दिया। एक दुमुही से बसंतराय जिसमें आप आए, जिसको मैं पाप की सड़क कह रहा हूँ, वो सड़क का टेंडर निकल गया है, वो टेंडर भी हो गया है और वो काम भी में शुरू हो जाएगा। तो 0 पीडब्ल्यूडी सड़क बची मेरी। जितने भी हाई लेवल ब्रिजेस हैं 0 बचे, सबके सब हाई लेवल ब्रिज बन गए हैं। जितने भी सड़क थे ऐसे जो कच्चे थे, उसको हम लोगों ने पक्का किया है। जितना भी हम लोगों ने स्कूल्स थे उसकी चारदीवारी को हम लोगों ने बनवाने का काम किया। और ये जो योजना मैंने बताया कि सड़कों का निर्माण, पीडब्ल्यूडी सड़कों का निर्माण, 75% काम हम लोगों ने रघुवर दास की सरकार में किया है। 25% से भी कम ये हेमंत सोरेन की सरकार में हुआ है। वहीं जो स्कूल की घेराबंदी या स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने अच्छा करने की बात है, वो सारे के सारे डीएमएफटी मद से हम लोगों ने किया है, उसमें केंद्र का पैसा लग रहा है। वहीं आप देखिए कि अस्पताल का निर्माण तो हम लोगों ने 3 मेजर अस्पताल बना रहा है। एक हम लोगों ने बनवाया है, एक पथरगामा में बन रहा है, एक बसंतराय में बन रहा है, एक समरनालय के पास गोड्डा में बन रहा है। वो केंद्र सरकार के डीएमएफटी फंड से बन रहा है। आज जितने भी अच्छे प्रोग्राम यहाँ चल रहे हैं वो केंद्र सरकार के डीएमएफटी है या केंद्र सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा किया गया एक भी काम आज की डेट में उसका परिणाम आपको नहीं दिख रहा है। आप जिस सड़क से मेरे गांव आए होंगे, आपको जानकर हैरानी होगी, इस सड़क का टेंडर 1 साल पहले हो गया है। ठेकेदार काम नहीं करना चाह रहा है क्योंकि ठेकेदार को ये प्रताड़ित किया जा रहा है विभाग से और मंत्री से कि हमको 15 इतना % कमीशन दो। इसके कारण ठेकेदार ने हाथ खड़ा कर दिया है। आपने पॉलिसी ऐसा बना दिया है कि 10% का जो बैरियर तोड़ दिया है, या 27% बिलो यहाँ पे ठेकेदार टेंडर डाल रहा है। तो 27% जो बिलो टेंडर डालेगा वो क्या कमाएगा, गुणवत्ता क्या रखेगा, आप भी समझ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि हेमंत सोरेन की सरकार में जो काम होना चाहिए था, जो विकास कार्य होना चाहिए था, सारे के सारे विकास कार्य ठप हैं। इनको देखने वाला कोई नहीं था, इनके खिलाफ आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं था। और जिन्होंने इनके खिलाफ आवाज़ उठाया, आपको भी पता है, आज लोबिन हेम्ब्रम जो है झारखंड जेएमएम से बाहर है, चंपई सोरेन जो जेएमएम से बाहर है, सबके सब लोग भारतीय जनता पार्टी में है। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि हेमंत सोरेन की सरकार में जो विकास होनी चाहिए थी उसमें ये पूर्णतः विफल रही है। और जो भी विकास आप देख रहे हैं इस क्षेत्र में, वो सिर्फ और सिर्फ केंद्र की डीएमएफटी योजनाओं से है, सिर्फ और सिर्फ मेरे लोकल स्थानीय विधायक के इनिशिएटिव से है। आप पोड़ैया हाट और महागामा जाके देख लीजिए तो स्थिति इतनी भयावह है, इतनी भयावह है। और विपक्ष में होने के बावजूद जो काम मैंने यहाँ किया है वो सत्ता पक्ष के लोग नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा जो है गोड्डा जिला के बारे में यही आपके माध्यम से जनता को बताना। कितना 10 में मार्क करेंगे अगर अमित मंडल जी को अपने काम पर मार्किंग करना रहे? 10 में क्या नंबर देंगे? देखिए, जीत के लिए तो हम लोग 100% आश्वस्त हैं। ठीक है। जो डेवलपमेंट का काम है, डेवलपमेंट का काम, अगर सड़क बनता है तो टूटता भी है, ट्रांसफार्मर लगता है तो जलता भी है, तार लगता है तो टूटता भी है। तो विकास एक सतत प्रक्रिया है और विकास में जब 100% कोई भी व्यक्ति एश्योर्ड हो जाएगा तब तो वहाँ काम ही खत्म हो जाए, उसके बाद तो दूसरे लेवल का कुछ विकास ही नहीं होगा। इसलिए विकास के मामले में मुझे ऐसा हमेशा लगता है कि हमेशा वहाँ काम करने की आवश्यकता है। चाहे आप जितना भी काम कर ले फिर भी कम है, क्योंकि जनता का एक्सपेक्टेशन बढ़ता है
और जनता के एक्सपेक्टेशन के अनुरूप जो अपने आप को ढालकर आगे बढ़ेगा, सफल राजनेता, सफल नेता उसी को कहा जाता है। और मुझे ऐसा लगता है कि विकास के मामले में मैं कभी संतुष्ट नहीं होता। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ छूट गया है, उसको ठीक कैसे करूं, उसको लेकर मैं इसी से जुड़ा सवाल कर ले रहे हैं। आपको लग रहा है वैसा कोई काम जो लग रहा है कि इस 5 साल के कार्यकाल में या फिर आपको जितना भी वक्त यहाँ की जनता ने आपको दिया कि हाँ ये काम हम नहीं कर पाए और अगली बार अगर जनता मौका देती है तो हम करेंगे, कौन से वो काम? देखिए, मैंने अपने तीसरे टर्म का 100 दिन का कार्यकाल का रूपरेखा बना दिया है। मैंने कहा है कि कुछ वृहद चेक डैम्स, बड़े चेक डैम्स है जो हेमंत सोरेन की सरकार नहीं बना पाई थी। बावजूद इसके मैंने बहुत प्रेशर दिया था। कभी फंड का रोना, कभी प्रशासनिक दिक्कतों का बहाना करके कर दिए, तो उनका हम लोग निर्माण करेंगे। व्यक्तिगत तौर पर मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के लिए हम लोगों को स्नान घर निर्माण करने की आवश्यकता है, उसको लेकर मैं प्रयास करूँगा। मुझे ऐसा लगता है कि महिलाओं के और स्वयं सहायता समूह की दीदियों को जो है क्लस्टर ऑफिस देने की आवश्यकता है, उसको लेकर मैं काम करूँगा। तमाम ऐसे मुद्दे हैं, छोटे-छोटे मुद्दे हैं जिनका कहीं न कहीं से फंड निकाल के अगर मैं उसका क्रियान्वयन करूँ तो लोगों की ज़िंदगी जीने में सहूलियत होगी। पहले आप एक एलईडी लाइट से खुश हो जाते थे कि एक एलईडी लाइट लग गया, तो अब एलईडी लाइट का ज़माना से हट के हाई मास्ट लाइट लगता है, तो लोग बोलते हैं कि हाई मास्ट लाइट हर जगह लगना चाहिए। इसलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि हर एक मंदिर में, चौक-चौराहे पे, धार्मिक स्थलों पे मैं हाई मास्ट लाइट लगवाऊँ। ऐसी सब चीज़ों को करने से मुझे ऐसा लगता है कि लोगों की ज़िंदगी जीने की स्तर बढ़ेगी, और जब लोगों की ज़िंदगी जीने की स्तर बढ़ेगी तो विकास का एक अलग पैरामीटर बनेगा, और जब विकास का एक अलग पैरामीटर होगा तो फिर उस प्लेटफॉर्म से फिर ऊपर जाने का स्कोप बनेगा। संथाल को लेकर के क्या सोच रहे हैं? क्या आप लोग कितना मजबूत हैं और संथाल की कितनी सीटों पर इस बार जो है आप लोग कन्वर्ट कर रहे हैं? देखिए, पिछली बार की हम तुलना लोग तो चाहेंगे कि हम लोग सारे के सारे सीट जीत जाएं। में। विधानसभा में भी सारे के सारे लेकिन सीट हकीकत जीत क्या जाएं। है वो बताइए? पूर्ण बहुमत की सरकार, 100% सरकार, क्योंकि कोई व्यक्ति हारने के लिए तो खड़ा नहीं होता है, बिल्कुल। सब जीतने के लिए खड़े होते हैं। मैं नंबर्स पे यकीन नहीं करता हूँ। हम्म। मैं चाहता हूँ यहाँ पे डबल इंजन की सरकार बने। हम्म। मैं चाहता हूँ कि फिर से यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने। मैं चाहता हूँ कि जिस विकास को रघुवर दास की सरकार में अवरुद्ध करके यहाँ पर हेमंत की सरकार आई, उस विकास को फिर नए पायदान पर ले जाएं। उसके लिए पूर्ण बहुमत की सरकार बने, पूर्ण आंकड़े के साथ सरकार बने। और मैं चाहता हूं व्यक्तिगत तौर पर कि जितने भी सीट हम लोग लड़ रहे हैं उसमें मजबूती के साथ हम लोग लड़ रहे हैं। 100% थे। जीतना हारना ये तो भविष्य के गर्भ पे है, लेकिन मैं चाहूंगा कि सारे के सारे सीटों में हम जीत दर्ज करें। एक आरोप जो है वो मेरे जहन में भी आया है, मैं बातचीत में सुन रहा था, कह रहे कि अमित मंडल जी चुनाव आ गया है तो 20 से 30 सीला पर जो है बिना कुछ किए लगवा दिए हैं। मतलब कि वहाँ ना रोड बना है, ना पुल बना है, ना कुछ ऐसा काम हो जो सरकारी सुविधाएं होनी चाहिए, लेकिन सीला पर नया नया चमकाने के लिए लगा दिए हैं। इस आरोप पर क्या आपकी है? देखिए कि ये जनरल प्रक्रिया होता है कि जब चुनाव का समय आ रहा होता है, जो काम 1 महीना बाद शिलान्यास का हो सकता है, उसको आदमी प्रीपोन करके, एक सोच का फर्क है और कुछ नहीं है, प्रीपोन करके पहले कर देता है ताकि लोगों में एक मैसेज भी जाए। कब होना चाहिए आपके ख्याल से? मैं एक जनरल लोगों का अंडरस्टैंडिंग जानना चाहता हूँ कि शिलान्यास कब होना चाहिए। मेरा जो जनरल परसेप्शन है कि जब लोगों को टेक्निकल स्वीकृति मिल जाती है, उसके बाद वो योजना जो है जिसके लिए फंड अलॉट हो जाता है, तो वो योजना शिलान्यास के कैटेगरी में आ जाता है। जो जनरल, जो लॉजिकल चीज़ है, मैं उसको भी नहीं मानता हूँ। मैं चाहता हूँ कि शिलान्यास मैं तब करूँ जब उसका टेंडर फाइनली पेपर में प्रकाशित हो जाए, तब तो वो वैलिड होगा कि नहीं होगा। एक भी, मैं दावे के साथ ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ, जो ऐसे बतौलेबाजी करते हैं, दावे के साथ मैं कहता हूँ, एक भी मेरा अगर शिलान्यास आप निकाल दे जिसका पेपर में, अखबार में प्रकाशित नहीं हुआ है, तो मैं जो कल नॉमिनेशन मैंने किया है उसको आज मैं वापस ले लूंगा। और यदि आप ऐसा नहीं कर सकते हैं तो आप, मैं जो दावा कर रहा हूं उस दावे को ऑन रिकॉर्ड बोलिए, लेकिन मैं चाहता नहीं हूं कि आप अपना नॉमिनेशन या आप चुनाव लड़ना छोड़ दीजिए, क्योंकि आप जब जब चुनाव लड़ेंगे तब तक अमित मंडल का फायदा है और तब तक हमारी जीत होगी। आखिर में कितना वोट ला रहे हैं? पिछली बार 83 लाए थे, इस बार का क्या है? जनता ने और यहाँ के कार्यकर्ताओं ने 1.5 लाख का आंकड़ा, 1.5 लाख वो भी बोल रहे हैं। 1.5 लाख का, वो कल का बात सुन के बोल रहे होंगे। कल मैंने बोला है अपने सभा, क्योंकि देखिए है क्या, आपने जब ये बोल दिया 1.5 लाख, तब मैं बताता हूँ इसके पीछे का लॉजिक क्या है। संजय यादव जी ने कहा मैं पोड़ैया हाट से चुनाव लड़ूंगा। संजय यादव जी ने कहा कि मैं बांका से चुनाव लड़ूंगा, और जब कहीं से नहीं हुआ तो फिर वापस वो गोड्डा आए हैं। यही संजय यादव जी जब गोड्डा में चलते थे तो काफिला 20-30 गाड़ी का चलता था।
यही संजय यादव जी जब बांका जाते हैं तो काफिला 100 गाड़ी का चलता है, लेकिन यही संजय यादव जी जब गोड्डा आते हैं तो काफिला 1 गाड़ी का रहता है, क्योंकि अमित मंडल 1 गाड़ी से चलता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को जो अच्छा लगता है, लोगों को जैसा लगे कि नेता को वैसा होना, तो सारे के सारे गुण मेरे में उनको देखते हैं। इसलिए कितनी ऐसी चीजें हैं जो मैंने किया है, तो उसको अनुसरण करने का काम वो करते हैं। ये ऑन रिकॉर्ड है, ये छुपी छुपाई यहाँ की बात नहीं है। आज जिस हिसाब से मेरा व्यवहार है, बात है, लोगों से मिलने का सलीका है, कहीं ना कहीं कुछ लोगों ने इसे सीख ली है और अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने का प्रयास किया है। कितना ला पाएंगे वो नहीं है, लेकिन प्रयास उन्होंने किया है। तो मैंने अगर बोल दिया कि 1.5 लाख से जीतेंगे, तो वो भी बोलेंगे मैं 1.5 लाख से जीतूंगा। मैं बोलूंगा कि यदि मेरे को फलना काम करने, तो बोलेंगे मुझे यही करनी है। तो एक मैंने जो एग्जाम्पल सेट किया है, उस एग्जाम्पल को यदि कोई अनुकरण करे तो मेरे लिए अच्छा ही है। वो क्या करते हैं नहीं करते हैं मुझसे उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरे कार्यकर्ताओं ने मेरे लिए टारगेट दिया। कोई अमित मंडल का टारगेट नहीं है, मेरे कार्यकर्ताओं का टारगेट है कि 1.5 लाख इस बार हम लोग वोट लाएंगे और हम लोग 40,000 से जीत दर्ज करेंगे। ये मैं आपको कह सकता हूँ ऑन रिकॉर्ड, क्योंकि वोट प्रतिशत की भी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ पे अन्य पार्टी हैं जिनको भी वोट मिल, लोकसभा आपने लीड किया था यहाँ से। लोकसभा हम लोग लगातार लीड कर रहे हैं और विधानसभा भी हम लोग लगातार लीड कर रहे हैं। तो ये अब वो मैंने क्या बोला, मैंने कहा कि आगरा का ताजमहल भी उन्होंने बनाया, कुतुब मीनार भी उन्होंने बनाया, मैंने दे दिया उसको मौका। कल का भाषण मैं सुन रहा था, इसके बाद में ये बातचीत खत्म करूंगा। और ये सवाल मेरा है, कल आप भाषण जब दे रहे थे वहाँ पर नामांकन के बाद, तो आपने कहा कि हिंदुत्व के नाम पर आप लोग वोट कीजिए या फिर ये भगवा की लड़ाई है। तो अमित मंडल जो इतने पढ़े लिखे हैं, या फिर वैसी जनता जो आपको वोट करते हैं जो पढ़े लिखे वर्ग से आते हैं, क्या अमित मंडल जी भी पढ़े लिखे होने के बाद भी जो है धर्म के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर और भगवा की बात कर रहे हैं सार्वजनिक मंचों से? देखिए, मैं हिंदू हूँ और मैं गर्व के साथ करता हूँ कि मैं हिंदुत्व का प्रचार करता हूँ। हिंदुत्व की जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, जो नीतियाँ हैं, लोगों को बताने का काम करता हूँ। और अगर ऐसा करने से मुझे लगता है कि किसी के धर्म आस्था को मैं ठेस पहुंचाता हूं, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये तो अंडरस्टैंडिंग का डिफरेंस है। मैं तो अपनी बात कर रहा हूं, मैंने तो कभी नहीं बोला कि मैं धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना चाहता हूं। मेरा धर्म हिंदू है, मैं हिंदुत्व का पालन करता हूं। हिंदुत्व के सारे सिद्धांतों को धरातल पे उतारने के लिए जो मेरे से बन पाएगा मैं वो करूँगा। अमित मंडल जी का भी वही सोच है कि हिंदू मुस्लिम भाई भाई? मैं तो हिंदू मुस्लिम भाई भाई, मैं तो चाहता हूँ हिंदू मुस्लिम एक थाली में खाए। भाई भाई तो दूर की बात है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हिंदुत्व को कोई दबाने के लिए पॉलिटिकल पार्टी या कांग्रेस पार्टी या राजद पार्टी साजिश रचेगी तो हम चुप रहें। हिंदुत्व के नाम पर अमित मंडल जी राजनीति नहीं करते हैं, ये बोलना हिंदुत्व के नाम पर अमित मंडल जी ना राजनीति किए हैं ना किए हैं। हिंदुत्व की रक्षा के लिए निश्चित तौर पर मैं मैदान में हूँ। चलिए, तो अमित मंडल जी जो थे, जो बता रहे थे कि गोड्डा विधानसभा में 7.5 साल का कार्यकाल जो इनका रहा, वो कितना काम किए, गोड्डा के लोगों के लिए कितना काम किए हैं। हालांकि ये वक्त हिसाब किताब का है, 20 तारीख को जो है वोटिंग है, मतदान है, बटन दबाने का टाइम आ गया है। आप अमित मंडल जी के जवाबों से जो मैंने सवाल किए हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो जो बुनियादी सुविधा, जो बुनियादी सवाल है वो मैंने उन्हें पूछने की कोशिश की और कुछ राजनीतिक सवाल भी थे। अमित मंडल जी ने बेबाकी से उस पर अपनी बात रखी है। उनके जवाब से आप कितना संतुष्ट हैं? और अमित मंडल जी जब आप लोगों से जा रहे हैं, मिल रहे हैं, तो वो किन मुद्दों को लेकर के जा रहे हैं, इसका आकलन करना आपका काम है। 23 तारीख को परिणाम आ जाएगा, जनता किसे जनादेश देगी इसका आप लोग थोड़ा इंतजार कीजिएगा। शुक्रिया। जिमिर जिमिर कर रहा है, बरस नहीं रहा है। काहे बारिश को कोस रहे हो? झामुमो ने तो वादा किया था प्राकृतिक आपदा में किसान को हर एकड़ का 13,500 रुपया मुआवजा देगा। तुमको मिला? नहीं मिला। हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला। आपको मिला क्या? इन्हें तो आपदा राहत का 13,500 नहीं मिला, आपको मिला क्या? TheFollowUp.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in